नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ देखते हैं। दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता जो होती है वो राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। एक होता है राष्ट्रीय हित, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम राष्ट्रीय शक्ति, ठीक है, नेशनल पावर। ऑर्गेनसी ने राष्ट्रीय हित के बारे में क्या कहा था वो देखिए। ऑर्गेनसी ने कहा था कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। हार्टमैन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। यानी कि किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने की योग्यता का नाम क्या है? राष्ट्रीय शक्ति है। श्वार्ज़ेनबर्गर ने क्या कहा? राष्ट्र की क्षमता है, यानी कि जो राष्ट्रीय शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की क्षमता है जो दूसरों से उसकी इच्छा के विरोध कार्य करा सके। मोर्गेंथो ने राष्ट्रीय शक्ति के बारे में क्या कहा था, इसे हमें जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ता है। तो ये कोटेशन मोर्गेंथो की याद रखना। मोर्गेंथो ने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को संघर्ष माना था। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष किसने कहा था? मोर्गेंथो ने कहा था अपने यथार्थवाद सिद्धांत के अंदर। अब मोर्गेंथो ये कहना चाहता है कि किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका राष्ट्रीय हित होगा। समझ में आ रही है कि जितना उसका पावर होगा, जितना उसकी शक्ति होगी, तो उतना ही उसका क्या होगा? हित होगा। तो सबसे ज्यादा तो हमें क्या बढ़ाना है? मोर्गेंथो के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाना है। और जब राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी तो मोर्गेंथो को अकॉर्डिंग उस राष्ट्र का हित भी सबसे ज्यादा होगा। अब मोर्गेंथो यह भी मानता है कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। निरपेक्ष नहीं होती है, क्या होती है? सापेक्ष होती है। मतलब ए देश यदि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, तो ए देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति के अंदर जब विदेश नीति का निर्माण करता है, तो अपने से जो कमजोर जो देश है उसको वो प्रभावित करने की कोशिश करेगा। मतलब ए देश अपनी विदेश नीति के माध्यम से बी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है, उस पर अटैक करता है, उसके विरोध में यह विदेश नीति बना रहा है। तो यह देश कहीं ना क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है और कमजोर हो जाता है। इसको कहते हैं सापेक्ष कहते हैं। तो हमें इन परिभाषाओं के माध्यम से यह पता लगा कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो क्या होती है। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब हमें देखें तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ सैनिक चीजों से भी है। किसी देश के अंदर सैनिक शक्ति ज्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी में सैनिक शक्ति होगी, तो हम ये कहेंगे कि वह देश क्या है? पावरफुल है। बात समझ में आ रही है? किसी देश की राजनीति अच्छी है, बहुत बढ़िया लीडरशिप है, उससे भी यह होता है। ठीक है, किसी देश का जो क्षेत्र है वह भी राष्ट्रीय शक्ति को जो है प्रभावित करता है। राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होती है क्षेत्र से भी। ठीक है, सैनिक हो गया। प्रचार है, लोग समझे कि कौन सा देश कहां स्थित है, यह भी है।
तो कूटनीति है, राजनीति के अंदर कूटनीति होती है, उसके बिना, ठीक है। तो कूटनीति जो भी है वो भी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देती है। जब राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी तो राष्ट्रीय हित बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है, तो कहने का मतलब ये है कि वो तमाम चीजें जो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं वो सभी तत्व राष्ट्रीय शक्ति के अंदर आते हैं। तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं कि कौन से विद्वान ने इस राष्ट्रीय शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया था? प्रश्न है कि राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया था? यह प्रश्न सेट 2014 के एग्जाम में आया है। सेम वही प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा था? यानी कि राष्ट्रीय शक्ति को मूर्त और अमूर्त रूप में बांटने वाला कौन है? E.H. कार, पामर, पार्किंस, ओर्गेन्सी, पेडलफोर्ड कौन है? तो राष्ट्रीय शक्ति को, राष्ट्रीय पावर को दो भागों में, मूर्त और अमूर्त दो भागों में बांटने वाला जो विद्वान था वो था पामर और पार्किंस था। पामर और पार्किंस ने दो भागों में बांटा, मूर्त और अमूर्त। इसे हम मानवीय भी कह सकते हैं। बुकों के अंदर मानवीय भाग को मूर्त भी बताया गया है, गैर मानवीय को अमूर्त, ठीक है, अमूर्त भी। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने मानवीय और गैर मानवीय तत्वों के रूप में राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित किया है या राष्ट्रीय शक्ति को दो भागों में बांटा है? वही आंसर है पामर और पार्किंस। इसका मतलब यह हुआ कि मूर्त कहो चाहे मानवीय कहो, अमूर्त कहो चाहे गैर मानवीय कहिए। यहां पामर पार्किंस के अकॉर्डिंग मानवीय अर्थात मूर्त तत्वों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो देखिए कि जनसंख्या, तकनीकी, विचारधाराएं, मनोबल, नेतृत्व, कूटनीति, राष्ट्रीय चरित्र, सूचना, ठीक है। तो इन सभी से ही राष्ट्रीय पावर ज्यादा बढ़ता है, और जब राष्ट्रीय पावर ज्यादा बढ़ेगा तो राष्ट्रीय हित होगा। कैसे? किसी देश की जनसंख्या भी वहां के राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है जनसंख्या। वहाँ की तकनीकी जो है, वहाँ की विचारधारा, जिस देश में जो लोग रहते हैं उनकी विचारधारा, लोगों का मनोबल, राजनीति के अंदर जो लोग हैं उनका मनोबल, उनका जो लीडरशिप है वो भी प्रभावित करता है। नेतृत्व है किसी देश के अंदर, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, शासनाध्यक्ष, दोनों बढ़िया होता है। नेतृत्व उनका बढ़िया रहता है शासन में तो अच्छे रहते हैं। कूटनीति है, राष्ट्रीय चरित्र है, सूचना, ये सभी क्या है? प्रभावित करते हैं राष्ट्रीय शक्ति को, ठीक है। और जब राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाएगी, जब राष्ट्रीय पावर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से गैर मानवीय, जिसको अमूर्त कहते हैं, तो जिसमें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। भूगोल के अंदर किसी देश का क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति ये प्रभावित करती है नेशनल पावर को। प्राकृतिक संसाधन किसी देश के अंदर, जैसे कि मान लीजिए सोना का उत्पादन होता है, सोना निकाला जाता है खानों से, हीरे का उत्पादन होता है, हीरा निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है। तो जब इस ऐसे ये निकाले जाते हैं तो उस देश की जो पावर है, राजनीतिक पावर है, वो जो देश है वो शक्तिशाली होगा। क्योंकि जब पैसा आएगा ना आपके पास, क्योंकि इससे क्या होगा, उस देश के पास क्या आएगा? आर्थिक रूप से पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वह उसका जो है नेशनल पावर जो है, राष्ट्रीय पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो राष्ट्रीय हित अपने आप हो जाएगा। तो ये बात है। तो ये प्राकृतिक संसाधन भी अपने आप में राष्ट्रीय पावर को मजबूत करते हैं, और इसी के आधार पर कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक नहीं है या प्राकृतिक है।
ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, जो अभी मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, इन्हीं के आधार पर वो प्रश्न बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो आप देखिए। अभी अब देखो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वाला मैंने प्रश्न आपको बता दिया था। ये देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है। देखिए ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन, दल प्रणाली। तो दल प्रणाली है वह राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, यह मैंने नहीं बताया था। नेतृत्व बताया, राष्ट्रीय चरित्र बताया और राष्ट्रीय संसाधन बताया। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? नेशनल पावर होता क्या है? नेशनल पावर होता क्या है? निरंकुश होता है, सापेक्ष होता है, सीमित होता है, या क्या होता है? निरंकुश होता है या कुछ अलग नाम देते हैं या उपरोक्त सभी नाम दे दो, उपरोक्त सभी। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या होती है? सापेक्ष होती है। मतलब एक देश, अभी बताया था कि एक देश अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है, विदेश नीति बनाता है, तो दूसरे राज्य के विरोध में कि उसकी शक्ति को दबाने के लिए, तो यह होता है सापेक्ष होती है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति की जो प्रकृति होती है वो होती है सापेक्ष होती है। आप इसके जरूर याद रखें। निम्न में से कौन सा तत्व शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? यह आरएस एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है, यह आरएस एग्जाम के अंदर। तो निम्न में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? दल यानी कि राजनीतिक दल, साधन, जनसंख्या, भूगोल। तो भूगोल बताया ये है, जनसंख्या ये बताया ये भी है, साधन प्राकृतिक साधन, ठीक है, वो भी है। चाहे कृत्रिम साधन हो चाहे प्राकृतिक साधन हो, वो हमेशा हमारी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं। राजनीतिक जो दल होते हैं ना, राजनीतिक दल, ये कभी राष्ट्रीय शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं। राजनीतिक दल राजनीति जरूर बढ़ाती है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो नहीं बढ़ाती है इस सिद्धांतों के अकॉर्डिंग। ऐसा है, ये सिद्धांत है। तो आपने देखा है कि मोर्गेंथो का नाम यहां पे आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पावर है, जो राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय जो हित है, वो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट है वो मोर्गेंथो के यथार्थवाद से निकलकर सामने आया है। तो हम ये भी प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, इसका संबंध किससे है? तो यथार्थवाद से है। तो नमस्कार साथियों, वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और राजश्री एजुकेशन को आप क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेवें।